नमस्कार। भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो था संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक चीज़ों के बारे में। और पहला संविधान का जो मूल अधिकार दिया गया है, जिसे हम राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, समता का अधिकार कहते हैं, उस पे हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम दूसरे मूल अधिकार पे चर्चा करेंगे, जिसे हम स्वतंत्रता का मूल अधिकार कहते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो मूल अधिकार है उसका नाम है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो संविधान में दिया गया है, जैसे कि आप जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में भी साफ साफ कहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उद्देश्य स्वतंत्रता भी है। अब स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में बताया गया। अब देखिए, इस मूल अधिकार को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषय में यह अधिकार बताता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम इसे कह सकते हैं, देखिए, मौलिक अधिकारों में संविधान का ये जो बेस है, बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसे हम कह सकते हैं ये एक तरह का क्या है, फंडामेंटल राइट्स का मूल अधिकार की बैकबोन है, यानी उसका मेरुदंड है या रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी इसलिए क्योंकि इस पर यह टिका हुआ है। ये व्यक्तिगत रूप से दिए जाने वाले अधिकार हैं, जिसमें सबसे पहले 19 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, और अंतिम है अनुच्छेद 22। ये इतने मूल अधिकार दिए गए हैं। अगर हम बात करें 19 की, तो 19 कहता है वाक एवं वाक स्वतंत्रता एवं अन्य विषयों की स्वतंत्रता। ये पहला 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई है, उसे हम वाक स्वतंत्रता एवं अन्य विषयों की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद जो 20 है, अपराधों के विषय में बात करता है। क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो है वो कहता है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अनुच्छेद 21A जो कहता है वो कहता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इस मूल अधिकार को हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, शिक्षा के अधिकार के नाम से। और अंतिम जो मूल अधिकार बचा 22, इसे कहा जाता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं हिरासत से संरक्षण। इस प्रकार से आपको अनुच्छेद 19 मिल जाएगा, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 मिल जाएगा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 आपको मिलेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A मिलेगा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और अंतिम मिलेगा अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी एवं हिरासत के विषय में कुछ अधिकार देता है कि कोई भी किसी तरीके से आपको गलत तरीके से डिटेन नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो दूसरा आपका मूल अधिकार है, जिसे हम राइट टू फ्रीडम के नाम से जानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें इन अधिकारों को दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम एक एक मूल अधिकार के विषय में आपको जानकारी देंगे, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 19 में कहा गया है राज्य सभी नागरिकों को, अनुच्छेद 19 नागरिकों को दिए गए हैं, ना कि व्यक्ति को। कहता है राज्य सभी नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। यानी ये अधिकार सभी को दिए जाएंगे। ये राज्य को सीधा सीधा डिटेल बोला गया है कि आप किन्हीं को ये 6 मूल अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 ये आपका पहला अधिकार है, ये आपका पहला अधिकार है जिसे कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं वाक स्वतंत्रता एवं अन्य विषयों की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक एवं अन्य विषयों की स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पर देखिए अनुच्छेद 19 बोलने के साथ, वाक मतलब बोलना, बोलने के साथ यानी राइट टू स्पीच, बोलने के साथ साथ अदर्स आपको फ्रीडम देता है, यानी और विषयों पर भी स्वतंत्रता देता है। क्या देता है? देखिए यहां पर अनुच्छेद 19 आपको 6 प्रकार के अधिकार देता है, 6 प्रकार के अधिकार।
हालांकि अगर मूल की बात करें तो मूल में भी आपके 7 अधिकार थे, जिसमें से एक हटा दिया गया है। क्या क्या है देखिए। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 ए, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 बी, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सी, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 डी, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 ई, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 एफ, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 जी, ये आपको स्वतंत्रता दी गई। अब देखिए, जो एफ वाली स्वतंत्रता दी गई थी आपको संविधान में, एफ के अंतर्गत आता संपत्ति का अधिकार आता था, ये वाली स्वतंत्रता। इस अधिकार को क्या कर दिया गया है? 44वां संशोधन के द्वारा निरस्त करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ये अब वैधानिक अधिकार है, ना कि ये फंडामेंटल राइट्स है। तो इस हिसाब से आपके पास कितने बचे? 19, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको दिए जा रहे हैं, जिन्हें 19 ए क्लॉज 1, क्लॉज 19 क्लॉज 1 ए, बी, सी, डी और ई और जी, एफ वाले को 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसके अंतर्गत क्या किया है? इसे रिमूव कर दिया गया। अब एक एक अधिकार पे हम बात करते हैं, क्या क्या है देखिए। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अधिकार की अगर हम बात करें, तो उस अधिकार का नाम है, जो सबसे पहला अधिकार दिया है, जिसके नाम से अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 ए। इसका नाम है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए, यहां पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए में कहा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वाक का मतलब होता है बोलना, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचार को व्यक्त करना। अब ये व्यक्त करना किसी भी माध्यम से हो सकता है। आप बोल कर सकते हैं, आप गाना गा के कर सकते हैं, आप लिख कर सकते हैं, आप पेंटिंग बना के कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में ये बात आपको दी गई है स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब कहा गया है राज्य नागरिक को बोलने एवं विचार को व्यक्त करने
से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी भी नागरिक को ना तो बोलने से और ना ही उसे अपने विचारों को व्यक्त करने से वंचित करेगा। ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए में पहली स्वतंत्रता दी गई है, जिसे हम राइट टू स्पीच एवं किसके नाम से जानते हैं, आपका फ्रीडम के नाम से, आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से इसे जानते हैं। तो साफ साफ कहा है कि किसी भी नागरिक को इस स्वतंत्रता से वो वंचित नहीं करेगा। अब विचार को अगर व्यक्त करना है तो विचार को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? लिखकर, छापकर, गाकर, चित्र द्वारा आदि। यानी हर वो माध्यम जिससे आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी माध्यम राइट टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत मूल अधिकार माने जाते हैं। इसीलिए देखिए, इसके अंतर्गत फॉर एग्जाम्पल जैसे पूछा गया था, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रेस की स्वतंत्रता, जहां पर प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस क्या है? विचार को छाप कर व्यक्त करना। और जब किसी विचार को हम छाप कर व्यक्त करेंगे तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आएगा। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ गया? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 ए के अंतर्गत आया। ठीक, तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, तो इस तरह से अनुच्छेद 19 ने कहा है, साफ साफ कह दिया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से डिनाई नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। ये उसका अधिकार है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगला स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? बी। बी क्या है आपका? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 बी। इसमें क्या कहा गया है? इस वाले में सीधा सीधा कहा है शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, कि आप पूरी तरीके से शांतिपूर्वक, कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। तो शांतिपूर्वक, फिर बिना शस्त्र के या हथियार। पहली कंडीशन रखी कि शांतिपूर्वक, पीसफुली। दूसरा, विदाउट एनी वेपन, यानी बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। जो दूसरा अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि वो
बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है, शांतिपूर्वक सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग कर सकता है, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन सीधा सीधा कहा है कि बिना हथियारों के। अब प्रोटेस्ट में, इसमें आप, प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, एक तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं, उसमें ना तो किसी हथियार का इस्तेमाल होगा और ना ही किसी ऐसी घटना का जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं। लेकिन अगर बात करें स्ट्राइक की, हड़ताल की, तो हड़ताल इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी हड़ताल अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 बी के अंतर्गत नहीं आता है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप रैली निकाल सकते हैं, आप किसी सार्वजनिक स्थान पर सभा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये अधिकार बिल्कुल नहीं दिया जाएगा कि आप वहां के लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरीके से बाधित करें, जो 19 के अंतर्गत है। इसके बाद जो आपका सी वाला है, सी वाले में कहा गया है कि आपको किसी भी प्रकार का समूह या संघ बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद समूह एवं संघ संगठन बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सी में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को अपने लिए समूह, कोई संगठन, कोई पार्टी बनाने का अधिकार दिया जाता है। और जैसे हम राजनीतिक दल की बात करें, हमारे देश में कई संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों को बनाने का, पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कितनी ढेर सारी हैं, कुछ गैर सरकारी संगठन है, कुछ सरकारी संगठन, मतलब बहुत से संगठन बने, और हर कोई धार्मिक संगठन है, कोई युवाओं का संगठन है। हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कोई भी सहकारी, वो कोई भी समूह या संघ या संगठन बनाने का अधिकार रखता है। चलिए, ये दो अधिकार हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या अधिकार दिया गया। अगला अधिकार दिया गया है ई, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 ई। इस अधिकार में क्या है, जो भारत है, भारत का पूरा जो राज्य क्षेत्र है जहां पर भारत आता है, देखिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, जहां तक उसकी टेरिटरी है, संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने, विचरण मतलब आवागमन का, आने जाने का, की स्वतंत्रता। यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ई ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में, जितना उसका राज्य क्षेत्र है, वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन को कर सकता है।
इसके बाद आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 क्लॉज 1, जस्ट अ मिनट, ये डी था वो, ये डी है, आर्टिकल डी, डी। अनुच्छेद ई में कहा गया है, अनुच्छेद ई में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, हर एक नागरिक को यह अधिकार दिया जाता है कि वो पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकता, कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकता है। आप खुद देखिए कि आपकी जहां नौकरी लगती है वहां अपना घर बना लेते हैं, तो भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार भी आपको दिया जाता है। और अंतिम अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 जी। इसमें कहा गया है व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए, स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपनी जीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। अब आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता है, राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। कैसे? युक्तिगत प्रतिबंध। युक्तिगत प्रतिबंध लगा सकता है। युक्तिगत का मतलब है कोई पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए उसका, ऐसे नहीं, जैसे अगर हम एग्जांपल दे, राज्य की सुरक्षा, अखंडता, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, अगर इनकी ये खतरे में है, अगर राज्य की सुरक्षा, अखंडता, स्वास्थ्य या लोक सेवा के आधार पर इन पर कोई दिक्कत आती, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी फैल गई और आप कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 19 के अंतर्गत सम्मेलन करेंगे, रैली करेंगे, तो वहां पर ये आपके अधिकार कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 में ये बात लिखी गई है एट क्लॉज 3 में कि अगर कोई राज्य, कर राज्य को ये लगता है कि राज्य की सुरक्षा, अखंडता, स्वास्थ्य या लोक व्यवस्था इस अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता से प्रभावित हो रही है, तो उस पर किसी भी तरीके का रीजनेबल यानी युक्तिगत प्रतिबंध राज्य की ओर से इंपोज किया सकता है, लगाया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ली, ये हो गया आपका आर्टिकल 19 यानी पहला मूल अधिकार। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अगला जो मूल अधिकार दिया गया है वो दिया गया है अनुच्छेद 20 में। आपको क्या दिया गया, देखिए अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया। अपराध, देखिए क्या होता है, विधि का उल्लंघन, विधि के उल्लंघन के लिए दंड दिया जाता है। भाई अगर कोई कानून के विरुद्ध जाकर किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उस व्यक्ति को कानून के अनुसार दंडित किया जाता है। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है, साफ साफ ये कहा गया है कि अनुच्छेद 19 क्या है, राज्य, राज्य के द्वारा किसे दिया गया है, व्यक्ति को। यह अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। व्यक्ति मतलब इसमें दोनों लोग आ जाएंगे, एक आएगा आपका नागरिक और एक क्या आएगा, विदेशी। ये दोनों लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी अनुच्छेद 20 दोनों को दिया गया अधिकार है, चाहे वो आपका विदेशी हो चाहे नागरिक हो। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, देखिए सबसे पहले इसमें अनुच्छेद 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3, यानी 3 प्रकार की अधिकार दिए जाते हैं। एक 20 1 में, 2 में और 3 में क्या क्या दिया गया है। देखिए पहला अधिकार जो दिया गया है इसमें वो दिया गया भूतलक्षी एवं भविष्यलक्षी विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी एवं भविष्य लक्षी विधियों से संरक्षण। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है। अब जब यह व्यक्ति अपराध कर रहा है तो 2 कानून होंगे। अगर इससे पहले और इसके बाद, यह है भूतकाल का कानून और यह है भविष्य में बनने वाला कानून, भविष्य का कानून। अनुच्छेद 20 इस दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करता है कि इस अपराध, इस व्यक्ति पर केवल और केवल जो अपराध किया गया है तब साबित होगा अपराध के समय विधि के अनुसार, विधि के अनुसार दंडित। यानी जब व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उस समय उस अपराध के लिए जो कानून मौजूद है उसी के अनुसार आप दंडित करेंगे, ना तो जो कोई विधि समाप्त हो चुकी है उसके अनुसार भी नहीं, ना ही कोई भविष्य में बनने वाली विधि। जिस समय उस अपराध के लिए जो कानून मौजूद होगा उसी कानून के अनुसार ही उस व्यक्ति को क्या करेंगे, दंडित करेंगे। और ये अधिकार दिया गया है
अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 में, यानी अनुच्छेद 20 का जो पहला अधिकार है वो है भविष्य में बनने वाला, यानी भूतलक्षी और भविष्यलक्षी विधियों संरक्षण। कहने का मतलब क्या है? राज्य किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए केवल और केवल वर्तमान में उस अपराध के लिए उपस्थित विधियों के अंतर्गत ही दोषी सिद्ध करेगा, यानी दोषी ठहराएगा और दंडित करेगा। कोई ऐसा कानून उस पर लागू नहीं होगा जो भविष्य में बनने वाला है या भविष्य में लागू होने वाला है, या ऐसा कोई कानून जो भूतकाल में क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो यहां पर दोनों से संरक्षण, जहां पर जिस समय अपराध हुआ है उस अपराध के लिए जो भी कानून मौजूद होगा उसके अनुसार दंडित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है? इसमें कहा जाता है दूसरा जो अधिकार है वो है आपका एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए केवल व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक ही बार दंडित किया जाएगा। एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक से अधिक बार व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए आप दंड नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उसको दंडित करोगे, एक से अधिक बार उसे दंडित नहीं कर सकते। भाई कोई एक बार गलती करेगा तो उस गलती की सजा एक ही बार तो दोगे, कि एक ही गलती की सजा दो दो बार दे दोगे? साफ साफ कहा एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा, एक से अधिक बार उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में क्या है? व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। ये काम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का है कि वो उसके खिलाफ विरुद्ध सबूत या साक्ष्य या एविडेंस को जुटाएं, लेकिन उस व्यक्ति पर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वो अपने ही विरुद्ध क्या करे, कोई साक्ष्य उपलब्ध कराए। तो ये है 20 में, अनुच्छेद 20 में दिए जाने वाले स्वतंत्रता के अधिकार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, अगला है आपका अनुच्छेद 21, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 अपने आप में एक बहुत बड़ा दिया जाने वाला अधिकार है।
क्या अधिकार है? अनुच्छेद 21। 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पर दो चीजें हैं, एक है प्राण, प्राण मतलब जीवन, एक है दैहिक स्वतंत्र यानी फिजिकल स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता। तो दो चीजों की स्वतंत्रता की बात करता है ये, एक तो जीवन की स्वतंत्रता और दूसरा शारीरिक स्वतंत्रता। एक तो जीवन की स्वतंत्रता और दूसरा शारीरिक स्वतंत्रता। इन दो चीजों पर यह बात करता है, इसीलिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब क्या है, राज्य किसी के भी प्राण नहीं ले सकता और ना ही किसी को वो बंदी बनाकर रख सकता है, यानी उसकी शारीरिक स्वतंत्रता को छीन सकता है। इसके लिए आधार बनाया गया है। कहा गया है आर्टिकल 21 में, राज्य किसी व्यक्ति को मतलब ये अधिकार दोनों को मिला है, व्यक्ति को, राज्य किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित करेगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित करेगा और कोई तरीका नहीं है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना। मतलब जीवन जीने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, उसका प्राण लेने हैं, मतलब उसने अपराध किया तो मृत्युदंड उसको मिलेगा राज्य की तरफ से, अपराध के लिए मृत्युदंड। अब व्यक्ति ने प्राण किसी के ले लिए तो उसको मृत्युदंड अगर देना है तो पूरा एक प्रोसेस बनाया गया है, एक न्यायिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को फॉलो करके ही उस व्यक्ति को हम मृत्युदंड देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है कि उसे कारावास देना चाहिए, कारावास में क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो दैहिक स्वतंत्रता है, जो आपकी शारीरिक स्वतंत्रता है, उसे छीन लिया जाता है। भाई किसी को जेल में बंद कर दोगे, एक छोटा सा कोठरी में बंद कर दिया तो उसकी जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है वो छीन लिया आपने। तब ये प्रक्रिया भी इसमें लागू होगी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कोई रास्ता नहीं है, अगर और कोई रास्ता है तो फिर गलती वहां पर माना जाएगा कि वो आपके संविधान के विरुद्ध है। हमारी न्यायपालिका पूरा प्रोसेस करती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो ट्रायल होते हैं, ट्रायल के बाद जजमेंट होता है, तब उसे पनिशमेंट मिलता है। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि अपराध किया, राज्य ने उठाया जेल में डाल दिया, किसी ने कहा किसी मर्डर कर दिया, राज्य ने फांसी लटका, नहीं। आप पूरी विधि की प्रक्रिया, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए क्या करेंगे, आप किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 में दी गई स्वतंत्रता से वंचित करेंगे। अब देखिए, ये अधिकार इतना ज्यादा व्यापक था कि न्यायपालिका ने हर वो चीज जो जीवन के से जुड़ी हुई है, आप किसी व्यक्ति के जीवन को सुचारू ढंग से बनाने के लिए, चलाने के लिए, हर वो चीज जो जुड़ी हुई है उसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया। तो समय समय पर अलग अलग मामले में जजमेंट हुए हैं जो मूल अधिकार के रूप में जुड़े। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति दुनिया में जो आया नहीं होता है उसे भी ये जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है। इसीलिए गर्भपात को माना गया है अपराध। कोई भी व्यक्ति बिना न्यायपालिका के परमिशन के किसी भी तरीके की भ्रूण हत्या नहीं कर सकता। अब सोच के देखिए, जो जीवन में दुनिया में अभी आने वाला है उसे भी ये अपराध ये अधिकार दिया गया है। तो जीवन जीने का अधिकार, हर व्यक्ति को स्वयं का जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता है। इसके बाद आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार। हर व्यक्ति को छत का अधिकार है कि उसे किसी न किसी चीज का, भाई आसरा तो मिलना ही चाहिए। आगे है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। विदेश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार। भोजन का अधिकार, भोजन का अधिकार। अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, आदि। समय समय पर क्या किया गया है कि विभिन्न जजमेंट्स को, विभिन्न निर्णयों को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स माना गया है मूल अधिकार के। जैसे अच्छी नींद का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार, अपने मनपसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार, भोजन का अधिकार, आप फांसी में देरी हो रही है तो इसका भी अधिकार है, एकांत में किसी को कारावास नहीं दिया जा सकता इसका भी अधिकार है, सुनवाई करने का भी अधिकार है। हर वो चीज जो व्यक्ति के जीवन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ी हुई है उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स माना गया है। स्वच्छ वातावरण का अधिकार, अभी क्लाइमेट चेंज के अधिकार को भी जोड़ दिया गया इसमें है, तो हर वो अधिकार दिया गया है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 20 और 21 को लेकर वो क्या है, एक अमेंडमेंट हुआ था 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में। इसके अंतर्गत क्या किया गया, आपातकाल के समय, कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार निरस्त नहीं होते, निरस्त नहीं होंगे। ये 44वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकार निरस्त नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 21 के बारे में जाना। इसी में एक अधिकार और देख लीजिए क्योंकि वो आगे आर्टिकल के रूप में आएगा, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 21 में भी है और इसके लिए अलग से एक अनुच्छेद बनाया गया है, राइट टू एजुकेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद अगला जो अधिकार है वो है आपका 21A। 21A में शिक्षा के अधिकार के नाम से जानते हैं, इसे बाद में जोड़ा गया था। चलिए देखिए,
इसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा का अधिकार। 86 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 86 संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया और कहा गया इसमें कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए क्या करेगा? निशुल्क, यानी बिना किसी पेमेंट के निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साफ साफ कहा गया इसमें कि राज्य को यह निर्देश है, और ये एक मूल अधिकार के विषय में भी है, मूल अधिकार के रूप में भी है, कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को क्या करेगा? निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसे 86 संविधान संशोधन के रूप में जोड़ा गया और इसे कहा गया शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, उसे निशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिलेगी। कोई भी बच्चा हो, उसकी उम्र 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष होनी चाहिए। इस टाइम पीरियड में उस बच्चे को निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आखिरी हमारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया अधिकार है अनुच्छेद 22। क्या है? अपराधों के लिए, अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में हिरासत, कुछ दशाओं में हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी और संरक्षण, से संरक्षण दे रहा क्या है? देखिए, दो तरह की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी दो तरह की है, एक है दंडात्मक और एक है निवारक। दंडात्मक गिरफ्तारी में कहा जाता है अपराध करने के कारण, कोई व्यक्ति जब अपराध कर देता है तो अपराध करने के कारण उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो इसे दंडात्मक कहा जाता है। निवारक में क्या होता है? अपराध करने की संभावना, यानी उसने अपराध किया नहीं बच्चा, लेकिन संभावना है कि यह अपराध कर सकता है, और इस दशा में अधिकतम 3 माह कारावास। किसी व्यक्ति को निवारक गिरफ्तारी के अंतर्गत मैक्सिमम 3 माह तक की बिना अपराध के हम डिटेन कर सकते हैं, हिरासत में रख सकते हैं या गिरफ्तार कर सकते हैं। दंडात्मक गिरफ्तारी के अंतर्गत कुछ अधिकार मिलते हैं, उन्हें हम चर्चा करते हैं। व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसे यह अधिकार होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा पुलिस को। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा इसे पुलिस रिमांड में भेजना है या जुडिशियल कस्टडी में। फिर गिरफ्तारी का कारण जानना,
गिरफ्तारी का कारण जानना है। हर वो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसे इस बात का बिल्कुल अधिकार दिया जाता है कि उसे बताया जाए उसे किस कारण किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और अंतिम है वकील चुनने का अधिकार। हर एक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसे अपनी इच्छा के अनुसार अपना बचाव करने के लिए वकील चुनने का अधिवक्ता चुनने का अधिकार दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की जो मूल अधिकार हैं जिन्हें स्वतंत्रता के मूल अधिकार कहा जाता है। 19 में वाक स्वतंत्रता एवं अन्य विषयों की स्वतंत्रता, 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21A में शिक्षा का अधिकार, 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं हिरासत से संरक्षण। जो मूल अधिकारों में दूसरा मूल अधिकार था इस क्लास में हमने उस पर आपको जानकारी दी। अब अगली क्लास में हम बाकी के बचे मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।